हां सो हां सो ते फक्त ते अंडरस्टँडिंगसाठी म्हणजे तुमचे कन्सेप्ट किती क्लिअर आहेत ते तुमचं होईल ना पक्क. सो इन केस तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर तिकडेच क्लिअर होतील ते तुम्ही विचारू शकता मग मला. ओके सो ते नाही येणार तुम्हाला पूर्ण पेपर MCQजच असणार आहे. हां तुम्हाला कसं एक क्वेश्चन असेल त्याला 4 ऑप्शन्स देणार आणि यू हॅव टू सिलेक्ट 1 ऑप्शन फ्रॉम इट दॅट्स इट. सो हां सो तेच तुम्हाला येणार आहे. फक्त यू हॅव टू प्रॅक्टिससाठी येते ट्रू ऑर फॉल्स आणि जे पण आहे ना, कारण की काही ट्रिकी आलं. आता कालच आपण जर तू बघितलं असशील तर खूप सारे असे ट्रिकी क्वेश्चन्स होते, थोडेफार इकडे तिकडे वर्ड्स केले होते. सो त्याच्यामुळे तुमचं आन्सर माइट बी चेंज होऊ शकतं. म्हणजे ऑल ऑफ दिस येतं आहे का फर्स्ट नंबरच आहे, ऑल ऑफ दिस आहे का नन ऑफ दिस आहे, ह्याच्यामध्ये पण खूप कन्फ्युजन होतं ऑप्शन सिलेक्ट करताना. आणि वेन यू आर इन दॅट झोन, एक्झाम झोनमध्ये असतात ना, तेव्हा खूप साऱ्या गोष्टी असतात की अरे 1 आर आहे, 1 आरमध्ये पूर्ण पेपर कंप्लीट करायचा आहे. सो दिस ऑल थिंग्स म्हणजे तेव्हा ज्या गोष्टी चालू असतात ना तेव्हा चुकी होण्याची जास्त चान्सेस असतात. सो म्हणून थोडंसं शांततेने, जेवढे मी काल तेच सांगत होते यांना की क्वेश्चन्स जे येत आहेत तुम्हाला ते फटाफट पहिले क्लिअर कंप्लीट करा. आणि मग ज्याला टाईम लागतो आहे वेअर यू हॅव टू थिंक अबाउट इट की तुम्हाला हे क्वेश्चन नाही येते किंवा तुम्हाला विचार करावा लागतो आहे, त्या क्वेश्चन्सना मग थोडासा वेळ द्या. पण ते मग तुम्ही फ्लोमध्ये तिकडे विचार नका करत राहू, आधी जे येतं आहे ते फटाफट करून मग त्या क्वेश्चनसाठी टाईम द्या. सो कारण की तुम्हाला 50 क्वेश्चन्स आहेत, 1 आरचा टाईम आहे आणि 100 मार्क्स म्हणजे 2 मार्क्स एका क्वेश्चनचे आहेत. सो ते त्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून मग आन्सर करायचं. ओके सो तुम्ही जे कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आत्ता जे आपण आत्तापर्यंत केलं आहे त्याचं प्रॅक्टिस, त्यांनी क्वेश्चन्स पण भरपूर दिले जस्ट फॉर की त्याची प्रॅक्टिस व्हावी. आणि कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट जसं मी बोलली तर 30 मार्क्ससाठी आहे. सो तुम्ही त्याच्यातनं 15 क्वेश्चन्स आरामात एक्सपेक्ट करताय. सो 15 क्वेश्चन इज बिग ना, 15 क्वेश्चन 30 मार्क म्हणजे 30 तुमच्या तिथूनच येत आहेत. हां सो दॅट्स वाय. ओके सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू टॉपिक सेल ऑफ गुड्स ॲक्ट. काय हो सर कुठे होतात तुम्ही? अच्छा सो कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टची मी एक्सरसाइज आहे ना जी लास्टवाली ती कंप्लीट कर, म्हणजे प्रॅक्टिस कर आणि जर काही डाऊट्स असतील तर विचार. ठीक आहे, नेक्स्ट 2-3 सेशन्समध्ये तुम्ही ती गोष्ट करून घ्या, नाही तर आपण पुढे करत जाऊ आणि तुम्हाला मागचं काहीच कळणार नाही किंवा मे बी काही मिसिंग असेल. ओके सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. दिस इज़ द चैप्टर 3. सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था विद हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था लॉ का, उसके बाद हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया. नाउ वी आर एट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. अब इफ़ यू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हमने स्टार्ट किया था एट दैट टाइम हमने ये बात बोली थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स का पार्ट था. ओके मैं वो पेज ओपन करती हूँ. सो ये जो फर्स्ट चैप्टर था इसमें ये जो हमने पॉइंटर्स देख रहे हो आप 1 2 3 4, तो इसमें बताया गया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड था और पार्टनरशिप एक्ट भी पार्टनरशिप बिजनेस का भी पार्ट इंक्लूडेड था, जो बाद में रिपील कर दिया. रिपील मतलब निकाल दिया. ठीक है, सो अभी हमने जो पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो सेक्शन 1 से 75 एंड 124 से जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट था. ठीक है, सो 238 तक पूरा एक्ट है वो, बट 124 से लेके तुम्हारे सिलेबस में जितना है उतना हमने देखा. ओके अभी ये जो बीच के सेक्शंस है सेल ऑफ गुड्स वाले 76 से 123 ये पूरी तरह से निकाल दिए गए
और वो जो पार्ट निकाला उसका अलग से एक्ट बना. अभी एक्ट कैसे बनता है, यू नो दैट, करेक्ट. सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना 1930 में, और पार्टनरशिप बिजनेस वाला जो पार्ट था वो भी रिपील कर दिया और उसका बना द पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस. हमें सिर्फ सेल ऑफ गुड्स देखना है. सो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ये सेल ऑफ गुड्स वगैरह इसका पार्ट हुआ करता था, अभी वो रिपील हो गया है. ठीक है, अभी हम क्या करने वाले, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो ये बैकग्राउंड इसलिए दिया गया जस्ट बिकॉज कि अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका ओरिजिन कैसे हुआ वो देखने के लिए. ठीक है, हर एक एक्ट का कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है. सो हियर इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन. सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से ईयर में एनेक्ट हुआ, 1930. फाइन, यहाँ पे आपको दिया गया है. बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द रिलेटिंग टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स वर रेगुलेटेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अभी मैंने वही बोला, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसका एक पार्ट था. तो हम क्या पहले क्या होता था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसी में सेल ऑफ गुड्स दिया गया था. बट अभी वो उसके बाद उसे निकाल दिया गया. सो सेक्शन 76 से 123 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेल ऑफ गुड्स का था. where repealed and separate act called Indian Sale of Goods Act was passed. So after that जब उन्होंने उसे निकाल दिया उसके बाद एक एक्ट बनाया जिसका नाम रखा द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है, सो उन्होंने 1930 में क्या किया, वो जो जूना वाला जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का में पार्ट था 73 से लेके 76 से लेके 123 तक, उसे पूरी तरह से निकाल दिया और एक नया एक्ट बनाया, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ओके, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930. अंडरलाइन इट. तो सेल ऑफ गुड्स, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से दिन में आया, 1 जुलाई 1930. With effect from 22nd September 1963, the word Indian was removed. Now present act is called as the Sale of Goods Act. So उन्होंने क्या बोला, अभी अगर हम चैप्टर का नाम देखें तो अभी चैप्टर का नाम क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इंडियन किधर गया, सो इंडियन ये जो वर्ड है उन्होंने 22 सितंबर 1963 में रिमूव कर दिया. ठीक है, सो 1930 मतलब 1 जुलाई 1930 को एक्ट पास हुआ. कौन सा एक्ट पास हुआ, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट. और 22 सितंबर 1963 में वो जो एक्ट है उसमें से इंडियन नेम जो है उसमें से इंडियन ये वर्ड हटा दिया गया और वो नाम रखा गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19. हाँ, सो वो कब हुआ, ये जो इंडियन वर्ड हटाने का काम कब हुआ, 22 सितंबर 1963. सो वो भी आप डेट अंडरलाइन कर लो. ओके, सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ कि कैसे ये एक्ट और उसमें क्या चेंज कब हुआ. फाइन, नाउ अभी ये जो एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर जो है वो किसके बारे में होगा, ऑब्वियसली सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसके बारे में है. अभी इसका बेस कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, थोड़ा बहुत हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करेंगे कहीं कहीं पे यहाँ पे. सो क्योंकि सेल ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स भी सेल करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट हर एक चीज़ में आता है. सो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक्ट का बेस ले लो आप. सो कोई भी एक्ट में अगर हम सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ जो हो रहा है उसका बेस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हम लोग वी डू ऑल द थिंग्स. ओके, सो अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट को आपको 6 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करके दिया है सिलेबस में आपके. सो फर्स्ट पार्ट इज डेफिनेशन. सो ये जो चैप्टर है इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले ऑफरर, प्रोमिसर, प्रोमिसी, ये सब वर्ड्स हमने पहले देखे और उसके बाद मेन चैप्टर में गए. सो इन दिस पार्ट फर्स्ट डेफिनेशन में आपको वैसे ही सेल ऑफ गुड्स में, मतलब सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो यू हैव टू नो इट. सो ये बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी मूव ऑन विद कि और क्या डिटेल्स उसमें दिए जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कंसेप्ट्स जो सेल में दिए हैं. और एज आई सेड इन माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हर मोस्ट ऑफ द एक्ट जो है, ऑलमोस्ट एवरी एक्ट में सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन का पार्ट होता है. ओके, ये मैंने बोला था. सो यहाँ पे भी सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिया गया है.
definitions, basic concepts. So section 2 of the act defines various terms used in the act. ओके सो ये सब जो टर्म्स है उसे क्या डिफाइन करके दिया है एक्ट में. ओके नाउ बायर. सो अभी बायर कौन होता है, यू नो दैट. बायर कौन होता है, जो गुड्स बाय करता है. तो सेल ऑफ गुड्स में क्या दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जो है वो बोलता है बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय द गुड. सिंपल, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. बायर वो होता है जो परचेस जो बाय करता है या एग्री टू बाय, कि मैं कल खरीदूंगा टाइप्स. अभी मतलब मैं अगर गई शॉप में और मैंने कुछ देखा, एक कुछ समझो पेन देखा, और अभी मेरे पास मैं आई डेंट हैव माई मतलब मेरा पॉकेट या फिर मेरे पास ये नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं, UPI नहीं है. ठीक है, तो मैंने बोला कि ये पेन ना मुझे चाहिए, कुछ यूनिक पेन रहेगा, सो ये पेन मुझे चाहिए, आई विल बाय इट इन इवनिंग. ठीक है, सो मैंने बोला आई विल एग्री कि मैं ये साइड में रखो. हम ऐसे कभी कभी करते हैं, जो नॉन शॉपकीपर्स होते हैं वो हमारे लिए साइड में रख देते हैं. सो हमने क्या बोला कि यहाँ पे एग्री किया कि आई विल बाय इट इन इवनिंग और इन कभी भी. सो ये क्या हुआ, एग्री टू बाय. ठीक है, सो बायर मीन्स क्या होता है, बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स. ओके, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1. ओके, दिस माइट बी कम सेक्शंस मैंने पहले ही बोल के रखा है कि जितना याद हो सकता है उतना याद करो, नहीं होता है जितना मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर याद रख सकते हो तो रखो, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट कि पूरे क्वेश्चंस आपको सेक्शंस में नहीं आएंगे. नाउ सेलर. नाउ सेलर का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है, अगेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13. सेलर मीन्स अ पर्सन who sells or agrees to sell the goods. कुछ डिफिकल्ट है, जो सेल करता है या एग्री टू सेल, जो हमने अभी मोबाइल के पेन का जो हमने ये दिया एग्जाम्पल लिया, तो जो मैंने उसको बोला कि ये साइड में रखो, मैं बाद में ये पेन लेके जाऊंगी, तो उसने भी एग्री किया ना सेलर ने कि आई विल गिव इट टू यू आफ्टरवर्ड्स. वो साइड में रखने को रेडी हो गया. सो उसने क्या किया, एग्री टू सेल. ठीक है, सो जो सेल कर रहा है या एग्री कर रहा है टू सेल द गुड्स, उसे हम बोलेंगे सेलर. फाइन, इजी. नाउ डिलीवरी. डिलीवरी मीन्स व्हाट, डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो इट मीन्स डिलीवरी मतलब क्या होता है, अभी पोजेशन मीनिंग आप पहले जान लो. पोजेशन मतलब अभी ये जो टैब है ये मेरे पास है. ठीक है, सो दिस इज इन माई पोजेशन, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस टैब, बट ये अभी मेरे पोजेशन में. अगर ये टैब उठा के मैं आपको दे दूँ, ठीक है, सो इट वुड बी इन योर पोजेशन. सो पोजेशन मतलब वो जो चीज़ है, वो जो गुड्स है, वो जो वॉट एवर थिंग इट वुड बी, वो किसके पास है, दैट इज पोजेशन. एंड ओनरशिप मतलब जिसका वो है, ओनरशिप मतलब आप जानते हो, ओनरशिप मतलब जो ओनर है वो गुड्स का. ठीक है, सो पोजेशन और ओनरशिप में ये एक स्लाइट ये डिफरेंस है कि ओनरशिप जिसका वो गुड्स एक्चुअली उसके नाम पे है उसका है, और पोजेशन मतलब अभी फिलहाल किसके पास है वो गुड्स. ठीक है, सो अभी दिस टैब इज इन माई हैंड, सो इट इज इन माई पोजेशन. फाइन. सो डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो डिलीवरी मतलब क्या होता है कि वॉलेंटरी तुम अपने एक गुड को, जैसे कि ये टैब है, ये मैंने मेरे तरफ से तुम्हें दे दिया. ठीक है, मतलब मेरे पास अभी है, अभी मैंने तुम्हें दिया. सो इट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. अभी तक ये मेरे पोजेशन के अंडर था, अभी मैंने आपको देने के बाद इट वुड बी इन योर हैंड, सो इट वुड बी इट इन योर पोजेशन, आई कैन से. ओके, अभी पोजेशन ट्रांसफर हो तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा क्या, तो इन सेल, अगर हम सेल करने वाले हैं तो ऑब्वियसली तुम मुझे पैसे दोगे उसके बदले, तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा, बट इट शुड बी फ्रॉम राइटफुल ओनर. मतलब सेलर से जब बायर को जा रहा है तभी ओनरशिप ट्रांसफर. अभी इन दिस केस, टैब के केस में आई एम नॉट द ओनर, सो आई कांट ऑब्वियसली सेलेक्ट. करेक्ट. सो डिलीवरी का मतलब समझा, जब वॉलेंटरी ट्रांसफर हो रहा है पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज कॉल्ड एज डिलीवरी. ठीक है, हम गुड्स को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, गुड्स पे हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. नाउ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. सो डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स मतलब क्या, it includes bill of lading, dock warrant, warehouse keeper certificate, wharfinger certificate, railway receipt, warrant or order for delivery of goods and any other document used in ordinary course of business as proof of the possession or control of the goods. So in short, ये जो इतने सारे नाम दिए हैं ना, इन शॉर्ट वो क्या बोल रहे हैं,
आप अगर शॉप वगैरह पे जाओगे तो आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, ठीक है, रिसिप्ट पे नाम लिख के देते हैं कि सो एंड सो पर्सन का ये समझो शर्ट लिया या फिर ड्रेस लिया आपने कुछ, तो वहाँ पे आपको रिसिप्ट देते हैं, ठीक है। अभी वो रिसिप्ट पे जो नाम है उसका मतलब क्या है कि इट इज़ इन योर पोजेशन, ओके। सो वैसे ही जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर जो सेल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो नाम दिए हैं ना, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, जिसमें बेसिकली जो पजेस कर रहा है वो जो गुड है उसका वो है, मतलब लाइक अगर ये मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने खरीदा शॉप से, सो ये मोबाइल जब मैंने खरीदा तभी उसने मुझे एक रिसिप्ट दिया, ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट बोलते हैं हम उसे, तो उसने रिसिप्ट दिया और उसमें मुझे लिख के दिया मेरा नाम था और अमाउंट जितनी पे की, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल सर्टिफिकेट जो एक सेलर बायर एक शॉपकीपर के पास जाने के बाद हमें मिलता है। अभी वो जो नाम लिखा है दिस मीन्स दैट वो जो मोबाइल है अभी ये मेरा हो गया, इट इज़ इन माई पोजिशन, आई हैव द कंट्रोल ऑफ दैट गुड्स, ओके। अगर वही बिल ऑफ लीडिंग, अभी इस सब के मीनिंग्स में हमें जाने का इतना कुछ ज़रूरत है नहीं, बट जैसे ये जो आप जो पेमेंट रिसिप्ट जो बोल रहे हो ना, उसकी तरह ये कुछ अलग अलग सर्टिफिकेट्स है। सो बिल ऑफ लेडिंग हो गया, डॉक वारंट हो गया। सो तुम जब शिप से वगैरह जब तुम्हारी गुड्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट बाय शिप होगा अगर, इन दैट केस ये सब चीज़ें, मतलब बिल ऑफ लेडिंग हो गया, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर, मतलब वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो वेयर हाउस है, गोडाउन जिसे हम बोलते हैं, सो उससे उसका कुछ सर्टिफिकेट है। सो वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, अगर रेलवे से कुछ आ रहा है आपका गुड्स बल्क में कुछ आ रहा है शॉप के लिए, ये सब जो है वो ऐसे ऐसे रिसिप्ट्स है अलग अलग टाइप्स के जो अलग अलग जगह पे लगते हैं, जो बताते हैं कि ये गुड्स इनके इन सर्टन पर्सन के पोजीशन में है, ठीक है, और वो गुड्स का कंट्रोल उनके पास है। सो दिस इज व्हाट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है। सो अगेन आई एम रीडिंग दिस, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4. It includes bill of lading, dock warrant, warehouse keeper certificate, Warfinger certificate, railway receipt, warrant, or order for delivery of goods and any other document used in ordinary course of business as proof of the possession of control. So ये कौन सा proof बता रहे कि ये जो अगर ये मैं सर्टिफिकेट दिखा दूँ, bill of lading बता दूँ, तो this means ये जो गुड है वो मेरे पास है, I am in the control of that good, okay. So this is what means this. Now future goods. Future goods means goods to be manufactured or produced or acquired by seller after making of the contract of sale. So future goods जो है उसके ऊपर एक छोटा सा तुम्हें टॉपिक भी है, पर डेफिनेशन जो दिया है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में दिया है। सो फ्यूचर गुड्स मतलब क्या, जो मैन्युफैक्चर होना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बल्क में तुम्हारे जो बैग्स होते हैं, कॉलेज बैग्स होते हैं, उसका ऑर्डर देना है, ठीक है। अभी मैं गई शॉपकीपर के पास, मैंने बोला कि मुझे 100 बैग्स चाहिए फॉर एनी सम रीज़न। सो अभी मैंने उसे ऑर्डर दिया, ठीक है। मैंने उससे बोला कि ये बैग मुझे नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को दे देना, 5 अप्रैल है नेक्स्ट मंथ। सो 5 अप्रैल को मुझे बैग्स चाहिए 100 बैग्स। सो अभी उसके पास तो ऑब्वियसली इतना बल्क में क्वांटिटी नहीं रहेगा, वॉट एवर, सो ही विल मैन्युफैक्चर इट और वो 5 अप्रैल को मुझे डिलीवर करेगा, ठीक है। सो ये क्या हुआ, फ्यूचर में वो गुड्स मुझे देने वाला है, तो वो मैन्युफैक्चर करेगा, उससे प्रोड्यूस करेगा और फिर उससे मुझे सेल करेगा, ठीक है। सो फ्यूचर गुड्स मीन्स व्हाट, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो मैंने जब उसे ऑर्डर दिया तभी वो गुड्स पे मतलब वो बैग पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अगर उसके पास रहेगा ऑलरेडी तो उसमें कुछ अगर उसको देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी 100 है कि नहीं, कुछ कम ज़्यादा है क्या, देन ही विल जो भी मेरा ऑर्डर है उस अकॉर्डिंग काम करके मुझे वो 5 अप्रैल को वो गुड्स दे देगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फ्यूचर गुड्स। इसमें हमें और एक एग्जांपल दे सकते हैं फार्मर्स का, जो खेती वगैरह आपण शेती जी म्हणतो। सो फार्मर्स जो खेती वगैरह करते हैं तो वो जो गुड्स है, अगर हमने ऑर्डर दे दिया कि अभी हाँ मैंगो का सीज़न आ रहा है, ठीक है। सो अभी थोड़े दिन में अभी मैंगोज आने ऑलरेडी चालू हो गए हैं, ठीक है। मैंने किसी के साथ डील किया कि तुम्हारे जो भी वॉट एवर एरिया में इतने एरिया के मैंगोज जो है वो मुझे सेल करना, ठीक है। सो अभी वो जब मैंगोज झाड़ से निकालेंगे उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी, ऑल दैट डिपेंड, उसके बाद वो मुझे हाथ में मिलेंगे, करेक्ट।
सो दिस इज़ अ फ्यूचर गुड कि जब वो निकाले जाएंगे उसे प्रॉपरली पैक किया जाएगा उस टाइम पे। अभी इन केस अगर उसमें बारिश वगैरह बीच में पड़ गई तो दैट वुड बी द प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो मुझे उतना नहीं मिलेगा जितना मैंने क्वांटिटी में भी बोला था, और मे भी मिल भी सकता है। सो इट डिपेंड्स, सो इट इज़ ऑन फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूचर गुड्स। नाउ प्राइस, प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। सो दिस इज बेसिक, हमने अभी तक कंसिडरेशन ये पार्ट हमने और बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो प्राइस क्या है? इट इज अ मनी कंसिडरेशन। सो तुम जो भी चीज ले रहे हो उसके अगेंस्ट जो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं या तुम किसी को पैसे दे रहे हो, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड मनी कंसिडरेशन। फाइन। प्रॉपर्टी, सो प्राइस जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किस में डिफाइन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। Property means the general property in goods and not merely a special property. So property means what? कि it is a general property in goods, ठीक है, एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। दिस एक लाइन से ही हमें समझ रहा है कि प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? कि मेरा ये गुड है, ये दिस इज माय प्रॉपर्टी। ओके, सो इट मीन्स इट इज अ जनरल प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन में तुम्हें इतना ही दिया है, इट मीन्स अ जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। फाइन। नाउ स्पेसिफिक गुड्स, specific goods means what? It means a goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made. So अगर मैं कोई शॉप में गई और अलग अलग टाइप के वहाँ पे समझो क्या बोल सकते हैं हम, गेहूँ है, तुम्हें पता है अलग अलग वीट जो है वो अलग अलग, हर एक भोपाल है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गेहूँ रहते हैं, ठीक है। अभी उसमें से उसके प्राइसिंग्स भी अलग होते हैं, कोई 30, 40, 50 ऐसा कुछ कुछ अलग अलग प्राइसिंग होता है। सो उसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया कि मुझे ये भोपाल वाला जो है वो 10 किलो दे देना। ओके, नाउ आई स्पेसिफाइड, आई आइडेंटिफाइड इट कि ये अभी इतने वैरायटी में से मैंने एक आइडेंटिफाई किया और ये मैंने बोला ये वाला गेहूँ मुझे चाहिए। फाइन। सो दिस इज व्हाट? स्पेसिफिक गुड। सो इट मीन्स अ गुड्स आइडेंटिफाइड, main important thing, it goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made. So मैं I said कि ये भोपाल वाला जो गेहूँ है ये मुझे 10 किलो चाहिए, ठीक है। सो मैं अगर वो दूसरा कुछ जगह आई विल एक्सेप्ट इट, क्या नहीं, तो मैंने जो स्पेसिफाई किया है, मैंने जो आइडेंटिफाई किया है वही गुड्स में आई विल परचेज। फाइन। सो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक गुड्स। ओके, नाउ ये डेफिनेशंस में हमारा एक पार्ट है गुड्स वाला, ठीक है। अभी तक जो हमने डेफिनेशन बोले कुछ डाउट है उसमें? कुछ मैंने जो बताया उसमें से कुछ नहीं समझा, ऐसे कुछ हुआ? देख लो एक बार। नहीं, सब समझा है? ठीक है, ओके। सो हमारा जो गुड्स वाला पार्ट बाकी था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में क्या डिफाइन? हाँ, सो यहाँ पे क्या बोला गया है? गुड्स जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में हमें गुड्स डिफाइन किया गया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be received or before sale or under contract of sale. Okay, now let's understand it. हम इसे कट करके पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझेगा। सो गुड्स मीन्स, गुड्स में सबसे पहले एक चीज़ आती है मूवेबल प्रॉपर्टी। सो जो भी चीज़ आई कैन मूव, मूवेबल है, अगर मैं एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकती हूँ, दैट मीन्स इट इज़ मूवेबल। ओके, सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। नाउ मनी जो है वो गुड्स में नहीं आ सकता,
हम जब कोई चीज़ बाय करते हैं उसके अगेंस्ट हम पैसे देते हैं, ठीक है. सो मनी कैन नॉट बी कंसिडर एज गुड्स. फाइन. नाउ एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, तो हम इसके बाद जो चैप्टर करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो एक्शनेबल क्लेम जो है इट इज़ यू कैन से इट इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम आगे जाके देखने वाले हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है. सो वो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिस पे अगर वो नहीं हो पाया तो क्या होगा, हम उसके अगेंस्ट वी कैन आस्क फॉर वी कैन आस्क फॉर मनी. लाइक एक्शनेबल क्लेम इज व्हाट कि बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरा और वो अगर रीपे नहीं हो रहा है, मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है, तो एट दैट टाइम आई कैन सू हिम फॉर दैट, ठीक है. आई कैन टेक अ एक्शन फॉर इट, ठीक है. सो गुड्स मीन व्हाट, इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो मूव हो रहा है उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं. उसमें मनी नहीं आएगा. मनी क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हम कुछ चीज़ परचेस कर रहे हैं, उस टाइम पे हम पैसे देते हैं ऑब्वियसली. सो अगर हम पैसे दे रहे हैं तो जो मनी पार्ट है दैट वुड नॉट बी कंसिडर एज गुड. अगर मनी पार्ट कंसिडर हो जाए तो इट इज़ एज गुड एज बाटा. बाटा सिस्टम तुम लोग सबको पता है, हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ. सो बाटा सिस्टम में क्या होता था कि हम एक चीज़ ले रहे और उसकी जगह पे दूसरा चीज़ ले रहे. तो अगर हमने मनी को गुड्स में कंसिडर कर दिया देन क्या हो जाएगा कि मनी गुड बन गया तो वो बाटा सिस्टम में आ जाएगा. सो अभी बाटा सिस्टम चलता ही नहीं है. हमने कभी देखा कि अभी फिर कहीं पे बाटा सिस्टम चलते हुए नहीं. अभी सबके एक्सचेंज में मनी बनता है. ओके, मनी देते हैं, पैसे देते हैं. सो मनी जो है वो गुड्स का पार्ट नहीं बनेगा. एंड एक्शनेबल क्लेम जो मैंने बोला इट इज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ऐसी सब चीज़ जो हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, वो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं. वो क्या होते हैं, अगर उसमें मुझे पैसे किसी ने नहीं दिए तो आई कैन टेक एक्शन ऑन हिम टू पे मी, ठीक है. सो इट इज़ एक्शनेबल क्लेम. तो अभी अगेन इसमें कुछ तो मनी वाला पार्ट आ गया कि उसके मैं एक्शन ले सकती हूँ. मतलब आई कैन कुछ अमाउंट ऐसे कुछ है, ज़्यादा कुछ है, तो आई कैन इवन सू हिम फॉर दैट. सो दैट्स वाई दिस विल नॉट कंसिडर अंडर गुड, ठीक है. तो अभी हमें फर्स्ट पार्ट समझा कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. ओके, यहाँ तक ओके. नाउ एंड इंक्लूड्स, अभी आगे क्या बोल रहा है कि एंड इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर, growing crops, grass and things attached to or forming part of land. So what they want to say कि गुड्स एक ऐसी चीज़ है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आएगा, बट उसमें स्टॉक, शेयर्स, ये स्टॉक एंड शेयर जो है वो कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनके जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक होते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट, यू नो दैट. सो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगे. ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जो फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं और उसमें से जो भी जे पण शेती वगैरे असते त्यांचे जे पण ग्रो करतात ते काही पण धान्य काही पण, सो दॅट ऑल विल इन्क्लूड इन दिस गुड्स. ग्रास, ग्रास म्हणजे काय, हां, गवत. अँड थिंग्स अटॅच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड. सो आता समझा झाड़ है, सो ट्री हम कट करके उसमें से जो उस ट्री के, पता है तुम्हें, बहुत सारे टिम्बर एंड ऑल दैट थिंग इज यूज. पेपर जो है उसमें से, पेपर कैसे, वुड को कट करके कैसे उसमें से कुछ जो टिम्बर वगैरह निकलता है उसमें से हम बनाते हैं, ठीक है. कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होता है वुड. अगर मुझे फर्नीचर बनाना है, कुछ बनाना है, तो हम वो झाड़ जो है वो ग्राउंड को अटैच्ड है, लैंड को अटैच्ड है, बट उसको मैं मूव कर सकती हूँ क्या, यस मैं कर सकती हूँ, ठीक है. सो ऐसी हर एक चीज़ जो थिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड में क्या आएगा, जो मिट्टी वगैरह है, ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड मतलब मिट्टी जो है वो लैंड का पार्ट है. अगर वो मैं उठा के जो अभी हम घर वगैरह बांध रहे हैं उसके लिए वी कैन यूज दैट, करेक्ट. सो दिस ऑल इंक्लूड्स इन गुड्स. फाइन. सो अगेन आई एम रिपीटिंग इट. Goods means every kind of movable property other than actionable claim and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale. So ये सब चीज़ें जो मैंने agree किए हैं to sell और under the contract of sale, ठीक है. सो इट फॉर्म इट ऑल, ये हर एक चीज़ किस में आएगी, गुड्स में आएंगी,
ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? कुछ नहीं समझा गुड्स में? अभी हम इसमें इन्होंने डिटेल में मनी और एक्शनेबल क्लेम जो हमने एक्सप्लेन किया उसे और दिया है डिटेल में थोड़ा सा. मनी मीन्स करंट मनी एंड इट इंक्लूड्स रेयर एंड ओल्ड कॉइन्स. सो मनी क्या होता है? करंट मनी होता है. जो हम हमारे पास सबके पास पर्स होगा और उसमें जो पैसे होंगे, दैट ऑल इज अ करंट मनी. जो अभी दुकान में चलते हैं पैसे, ठीक है, सो वो सब करंट मनी में आएगा. फिर वो कॉइन्स होने दो, 10 रुपीज़ का कॉइन होने दो, 500 का नोट होने दो, वो सब चीज़ें मनी करंट मनी में आएंगे. एंड इट इंक्लूड्स रेयर एंड ओल्ड कॉइन्स. कुछ जो रेयर एंड ओल्ड कॉइन्स जो है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है. Now actionable claim means a person cannot make a present use of or enjoy but can recover it by means of suit or an action. So actionable claim मैंने just explain किया था कि उसके अगेंस्ट अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो आई कैन टेक एक्शन एंड आई कैन रिकवर माई मनी. ठीक है, सो वो मैं एक्शन ले सकती हूँ, केस कर सकती हूँ, एनीथिंग आई कैन डू. उसके अगेंस्ट मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो आई कैन सू हिम फॉर दैट. ओके, सो वो जो है वो वैसे जो चीज़ें हैं, तो उसमें से मैंने बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, वो सब चीज़ें एक्शनेबल क्लेम्स में आएंगे. ओके, सो now does a debt due to a man from another is an actionable claim and cannot be sold as goods although it can be assigned. So debt due to a man from another is an actionable claim and cannot be sold as goods. So ये जो actionable claim है इसको हम goods में नहीं पकड़ सकते. ठीक है, दिस इज एज गुड एज इट कि एक्शनेबल क्लेम और मनी को हम गुड्स में नहीं पकड़ सकते. फाइन, although it is can be assigned. So what they want to say is कि बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो मेरे को पैसे रिकवर करने हैं, वो रिकवर नहीं हो रहे, तो आई कैन टेक एक्शन ऑन यू बट आई कांट सेल इट लाइक अ गुड्स. करेक्ट, सो इट इज़ एन एक्शनेबल क्लेम. फाइन, सो गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती है? अगेन आई एम रिपीटिंग. गुड्स में एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी आती है. मूवेबल प्रॉपर्टी आती है विच इज़ अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास and things attached to or forming part of land. Fine, which are agreed to be served before sale or under the contract of sale. ठीक है, जो खरीदारी करने के लिए है, जो वो सब चीज़ें गुड्स में कंसिडर होंगी. ठीक है, जो मूवेबल है, स्टॉक है, शेयर है, ग्रोइंग क्रॉप है, ग्रास है, थिंग्स अटैच टू द लैंड और forming part of the land which excludes actionable claim and money. Okay, this is very important definition. That's why I am repeating this. So आपको इसमें से कैसे भी टाइप का MCQs बन के आ सकता है, any type. Okay, understood? अभी goods का definition तुम लोग एक बार पढ़ लो. ओके, कुछ नहीं समझा? ऐसे कुछ है समझा? तो अभी तक हमने डेफिनेशंस कवर किए सब. नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अभी ये क्या है? नाउ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में क्या बोला है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. So contract of sale, अभी सबको कॉन्ट्रैक्ट पता है, everyone knows what is contract. हमने पूरा चैप्टर किया कॉन्ट्रैक्ट पे. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेल करने के लिए, गुड्स सेल करने के लिए एग्री किया है. ठीक है, सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर or agree to transfer
द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. फाइन. सो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा देखा. अभी ये स्पेसिफिकली हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगा? ऑब्वियसली कि अगर ये गुड है, ठीक है, ये वाटर बॉटल है, मैंने बोला कि ठीक है, आई विल एग्री कि ये मैं आपको सेल करूँ फॉर ₹20. दिस इज वॉट आई एम एग्री टू ट्रांसफर दिस बॉटल. I am agree to transfer the possession of this bottle for a price. For a price मतलब जो ₹20 मैंने बोला, it is a price for that. Okay. So a contract of sale of goods is a contract where by the seller transfer or agree to transfer the property in the goods to buyer for a price. So ये जो ट्रांसफर है, अगर मैंने इमीडिएटली ट्रांसफर किया तो इट इज इमीडिएटली पोजीशन ट्रांसफर होगा. और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब वो क्या बोल रहा है? एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब मैंने बोला कि ठीक है 2 दिन बाद आई विल गिव यू. ओके. सो दिस इज व्हाट एग्रीज. अब भी जो हमने डेफिनेशंस देखे बायर सेलर, उसमें एग्री टू बाय, एग्री टू सेल, ये चीज़ें हमने पढ़ी. ठीक है. सो वैसे ही एग्री टू ट्रांसफर मतलब इन फ्यूचर डेट, मे बी टुमारो, मे बी इन इवनिंग, मे बी डे आफ्टर टुमारो. सो एनीथिंग. Okay. Now contract of sale is a generic term which includes both sale as well as agreement to sale. जो अभी मैंने just 1-2 सेकेंड पहले बोला कि सेल और मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होगी. ठीक है. तो इसके बारे में हमें क्या बोला गया है? सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में सेल और सेम सेक्शन में एग्रीमेंट टू सेल हमें बताया गया है. ठीक है. Where under a contract of sale the property in goods is transferred from seller to the buyer, the contract is called as sale. So ये वाटर बॉटल है, मैंने बोला ये ले लो और मुझे ₹20 दे दो. दिस इज सेल. कुछ मैंने ऐसे बोला, कुछ ऐसे हमने बात नहीं किया कि कल आके लो, परसों आके लो, शाम को आके लो. नहीं, मैंने वाटर बॉटल दिया और उसके अगेंस्ट ₹20 ले लिया. दिस इज व्हाट सेल. नाउ where the property in the goods or legal ownership of goods is transferred to the buyer at some future date or on the fulfillment of certain condition, the contract of sale is called an agreement to sale. ठीक है. सो इसमें 2 चीज़ें हैं. किसमें? एग्रीमेंट टू सेल में. आई एग्रीड कि ये बॉटल जो है मैं परसों तुम्हें दे दूंगी, तभी मुझे ₹20 दे देना. दिस इज व्हाट, दिस इज एग्रीमेंट टू सेल. इसमें और एक चीज़ होगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया परसों दे दूंगी, परसों क्या है डेट? अभी 20 है. ठीक है. तो मैंने बोला आई विल गिव इट दिस बॉटल ऑन 20th March, प्लीज पे मी ₹20. ओके. सो दिस इज द एग्रीमेंट टू सेल. फाइन. नाउ अगर मैंने कुछ कंडीशन रखा कि ये मैं बॉटल तो दे दूंगी बट इसमें से मेरा ये जो पानी है मैं भर के नहीं, पूरा खाली बॉटल दूंगी. सो एक कंडीशन डाल दिया और ये कंडीशन डालने के बाद आई विल से कि मैं इसको आई विल सेल इट टू यू. सो ये भी हुआ एग्रीमेंट टू सेल. सो फ्यूचर डेट में मैं सेल कर रही हूँ या कुछ फलाना अफलाना कुछ भी कंडीशन डाल के मैं सेल कर रही हूँ, तो इट विल कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो इट विल कंसिडर एज सेल. और अगर मैं फ्यूचर डेट पे बोलूँ कि मैं कल परसों तरसों कभी भी सेल कर रही हूँ, सो इट विल बी कंसिडर एज एग्रीमेंट टू सेल. कि मैंने एग्री किया कि आई विल सेल, बट सेल कब होगा? जब एक्चुअली वो सेल होगा और मुझे पैसे मिलेंगे तभी. फाइन. सो where the property in goods, that is legal ownership of the goods, is to be transferred to the buyer at some future date or on fulfillment of certain condition, the contract of sale is called an agreement to sale. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 चीज़ें होती है, एक होता है सेल और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1. और उसमें से 2 पार्ट्स जो है सेल और एग्रीमेंट टू सेल, वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में दिया गया है. ठीक है. सो सेल क्या हुआ? डायरेक्टली मैंने बोला ये परचेस कर लो और ये सेल कर रही हूँ मैं और मैंने उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए, इट वुड बी कंसिडर एज सेल. एंड एग्रीमेंट टू सेल कब होगा? कि इन फ्यूचर डेट. ठीक है. इन सम फ्यूचर डेट आई एम सेइंग कि आई एम ये चीज़ जो है मैं परसों नरसों या फिर 1 महीने बाद मैं आपको सेल करूँगी, दैट वुड बी कंसिडर एज एग्रीमेंट टू सेल. या फिर मैंने उसमें कुछ कंडीशन डाली और कंडीशन डालने के बाद मैं वो सेल कर रही हूँ, दैट वुड बी ऑल्सो कंसिडर एज एग्रीमेंट टू सेल. ओके. Fine. Now
एग्रीमेंट टू सेल इज कॉल्ड कंडीशनल सेल, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल का दूसरा और एक नाम क्या दिया है, कंडीशनल सेल, यू कैन अंडरलाइन इट, where an agreement to sell provides the ownership of goods shall be transferred at some future date, ठीक है। सो तुम्हें अभी तक ये पता चला होगा कि एग्रीमेंट टू सेल में कुछ तो गुड्स, जो भी गुड्स है वो फ्यूचर डेट में हमें मिलने वाले हैं। इट बिकम्स अ सेल व्हेन दैट डेट अराइव्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैंने बोला 20 मार्च को आई विल सेल दिस बॉटल टू यू, अभी जिस दिन 20 मार्च आया, व्हेन आई गिव दिस बॉटल टू यू, उस दिन वो सेल में बदल जाएगा, ठीक है। आज वो सेल नहीं है, आज वो एग्रीमेंट टू सेल है, पर 20 मार्च को वो एग्रीमेंट टू सेल किस में बदल जाएगा, सेल में बदल जाएगा, बट ऑब्वियस, ठीक है। सो इट बिकम्स अ सेल व्हेन डेट अराइव्स। If the ownership is to transferred on the fulfillment of some condition, the agreement to sale become a sale when those condition are fulfilled. और अगर कुछ कंडीशन बोल के रखा है, अगर मैंने से कंडीशन दिया कि समझो कि ये जो बॉटल में आई विल सेल इट टू यू, बट उसके अगेंस्ट मुझे मतलब मैं डिलीवरी वगैरह देने नहीं आऊँगी, आपको यहाँ पे आके वो बॉटल खरीद के लेना है। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ कंडीशन डाल दिया मैंने, ठीक है। सो ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद वो सेल होगा, सो इट वुड बी कंसिडर एज एग्रीमेंट टू सेल। सो इफ द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, द एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन दोज कंडीशन आर फुलफिल्ड। सो जब तुम मेरे शॉप पे आओगे वो बॉटल लेने, तभी मेरा कंडीशन फुलफिल हुआ, मैं आपके यहाँ पे नहीं आने वाली है, मैंने पहले ही बोल दिया। सो मेरा कंडीशन क्या है कि यू विल कम हियर एंड परचेज दिस बॉटल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वन कंडीशन आई पुट, एंड दैट्स व्हाई जब ये कंडीशन फुलफिल होगा एट दैट टाइम आई कैन से कि ये एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है वो सेल में बदल गया। फाइन। सो एट द एंड ऑल एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में बदलते हैं, पर कब बदलते हैं, इन सम फ्यूचर डेट। ओके, दिस अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे उन्होंने डिस्टिंग्विश करके दिया है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। तो इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली, जो मैंने अभी बोला, ये बॉटल इमीडिएटली दे दी मैंने और 20 रुपीज़ ले लिए, दिस इज इमीडिएट सेल। ओके, एंड इन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट, दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने कल भी बात की थी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की, एग्जीक्यूटेड क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ओके, इट क्रिएट्स राइट इन रेम, इट क्रिएट राइट्स इन पर्सोनेम, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये सेल जो है वो राइट इन रेम क्रिएट करता है, और एग्रीमेंट टू सेल है राइट इन पर्सोनेम, ठीक है। The buyer is responsible for any loss or destruction of goods even if the goods are in the possession of the seller. So the buyer is responsible. क्यों buyer responsible है, क्योंकि ये immediate sell हो गया, ठीक है। immediate sell होने की वजह से buyer जो है वो responsible है, कुछ भी अगर loss हुआ, कुछ भी टूट फूट गया तो buyer will be responsible even if the goods are in possession of seller. क्यों, क्योंकि ये immediate sale है, और the seller is responsible for all the loss or destruction बिकॉज इसका ओनरशिप ही कभी होने वाला है, बाद में ओनरशिप ट्रांसफर होने वाला है इन एग्रीमेंट टू सेल, दैट्स व्हाई इन दैट केस सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, अ सेलर कैनॉट रीसेल द गुड्स, एक बार जो गुड्स बिक गए वो रीसेल नहीं कर सकता। सो वंस द गुड्स इज सेल द सेलर कैनॉट रीसेल द गुड्स। In this case, if the subsequent buyer takes in good faith and for consideration he get a good title, the original buyer may only sue the seller for damages. Okay, so in this case subsequent buyer takes in good faith, अगर इसने रीसेल कर दिया एग्रीमेंट टू सेल में, किसी को बोला था कि आई विल सेल इट टू यू, अभी मैंने बॉटल का ही बोला 20 मार्च को सेल करना है, और मैंने सेल कर दिया किसी और को, ठीक है। सो वो बेचारे को पता नहीं था जिसको सेल किया कि ऑलरेडी किसको सेल करके रखा है, तो सब्सिक्वेंट बायर वो हो गया जो मैंने सेकंड वाले को सेल किया, तो उसने गुड फेथ में और उसने प्रॉपर मुझे पैसे दिए 20 रुपये और वो लेके गया, तो इन ही गेट्स अ गुड टाइटल, अभी उसको वो गुड्स मिल जाएंगे, और ओरिजिनल बायर जो है जिसको मैं एक्चुअली देने वाली थी वो डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। ओके,
If goods are destroyed, the loss will borne by the buyer even though they may be possession of the seller. ये हमने ऑलरेडी देखा कि कुछ भी डिस्ट्रक्शन है, कुछ भी लॉस है, बायर बेयर करेगा, और द लॉस विल borne by the seller. और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर बेयर, क्योंकि वो फ्यूचर डेट में सेल होने वाला है, तो अभी जो भी लॉस हो रहा है, अभी जो भी डिस्ट्रैक्ट, कुछ भी टूट फूट कुछ भी रहा है, तो सब कौन चीज़ें बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा. If the buyer becomes insolvent before payment it made, the seller has to deliver the goods to official receiver unless he has lien on them. So अगर buyer insolvent हो गया, insolvent मतलब क्या? इंसॉल्वेंट मतलब उसके लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ गया और असेट्स कम है. सो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया बिफोर पेमेंट इज मेड, पेमेंट के पहले, द सेलर हैज़ टू डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल रिसीवर. सो जो भी उसके प्रॉपर्टी के साथ डील करने वाला है उसको वो गुड्स दे देगा क्योंकि उसके पोजीशन का था. ओके. सेलर मे रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल रिसीवर. यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि ये फ्यूचर डेट में है तो वो ये कर सकता है, डिनाई कर सकता है कि आई विल नॉट गिव यू द गुड्स. ओके. If the seller becomes insolvent after payment of price, the buyer can claim the goods from the official receiver. अगर seller जो है वो insolvent हो गया तो बायर जो है वो गुड्स उसके, ऑब्वियसली इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या होता है? लाइबिलिटीज उसके कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट कम है. करेक्ट. तो इन दैट केस अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो आई कैन डिमांडेड पैसे, अगर मुझे किसी से गुड्स लेने हैं तो आई कैन डिमांडेड गुड्स. तो अगर सेलर है तो पैसे मांगेगा, अगर बायर है तो गुड्स मांगेगा. द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स, he can only claim retainable dividend for the amount paid by him. So in agreement to sell वो अमाउंट पूरे गुड्स नहीं मांग सकता, सिर्फ वो क्या मांग सकता है कि he can claim the retainable dividend for amount paid by, जितना भी उसने पे किया है, समझो कुछ एक 5-10 रुपये एडवांस दिया था ये बॉटल के लिए, तो उतना वो मांग सकता है. सेल इज अ लायबल फॉर सेल्स टैक्स. सो सेल में सेल्स टैक्स लगेगा. An agreement to sale is not liable for GST. It is liable for GST when it ripens into sale. So एग्रीमेंट टू सेल जो फ्यूचर डेट में हो रहा है, ठीक है. सो फ्यूचर डेट में जब वो सेल में कन्वर्ट होगा उस टाइम पे उस पर जीएसटी लगेगा. और इस केस में ऑलरेडी जीएसटी, क्योंकि इमीडिएट सेल हो रहा है तो ऑलरेडी जीएसटी लगने वाला है. ठीक है. अभी ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये पढ़ो और जो आपके डाउट्स है वो प्लीज़ आस्क.
ओके, समझा है कुछ? एनी डाउट्स? पॉइंट नंबर काय आहे? म्हणजे रायपिन्स म्हणजे काय की जेव्हा तो कन्वर्ट होतो बेसिकली, ठीक आहे. सो एग्रीमेंट टू सेल आत्तापर्यंत आहे तोपर्यंत तुम्हाला GST नाही लागणार. वेन इट इज कन्वर्टेड टू सेल तेव्हा त्याच्यावर GST लागणार, ठीक आहे. रायपिन्स म्हणजे रायपिन्स असं लिटरल मिनिंग घ्यायला गेलं ना, सो आपण म्हणतो ना की वेन इट इज राईप फ्रूट माहिती आहे तुला, म्हणजे कैरी आहे त्याचा आंबा. सो वेन इट इज कन्वर्टेड, सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज, त्याला एक लिटरल मिनिंग म्हणजे ते झालं. ओके, शॅल वी कंटिन्यू विथ दिस? सो आय होप हे कळलं आहे, डिफरन्सेस कळलेत. फाईन. शैला काही डाऊट्स आहेत का? ओके, सो नाउ डेफिनेशंस हमने देख लिए. डेफिनेशन में हमने मोस्ट फोकस किस पे किया? गुड्स पे, ठीक है. अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है. सो डेफिनेशन ऑफ गुड्स विच वी हैव ऑलरेडी रीड इट एंड एक्सप्लेन्ड सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में, और मैंने ट्री वाला भी एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है. यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, वेयर द ट्रीज वर सोल्ड सो दे वर टू कट आउट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड, सो वो मूवेबल हो गया तो इट वुड बी कंसिडर एज गुड्स, ठीक है. अभी हम फोकस करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स में. सो देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ गुड्स विच इज एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स, ठीक है. सो 3 टाइप्स के मेजर है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट. और एग्जिस्टिंग में 3 अलग से है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टन गुड्स एंड अनअसर्टन गुड्स. फाइन. सो ये क्या है और कैसे है हम उस पर फोकस करते हैं. सो एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स ओन्ड एंड possessed by the seller at the time of making of the contract or are called existing goods. Sometimes the seller may be in possession but may not be the owner of the goods. Okay, so existing goods क्या होते हैं? वो गुड्स जो सेलर के पास अभी पड़े हुए हैं, उसकी शॉप पे, उसके गोडाउन में, उसके वेयर हाउस में, एनीवेयर, ठीक है. सो ही इज़ इन पोजेशन ऑफ दैट गुड्स, और वो मतलब उसके पास वो गुड्स है, ठीक है. सो उससे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स. और सेकेंड लाइन में क्या दिया है? समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि सेलर के पास पोजेशन तो होगा बट उसका ओनरशिप नहीं होगा, मे बी उसने कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना बाकी है, एनीथिंग. सो इन दैट केस पोजेशन और ओनरशिप में हम डिफरेंस समझते हैं. पोजेशन मतलब दिस इज इन माई पोजेशन बट आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट. जब आई विल पे फॉर इट तो उस टाइम पे ये मेरा हो जाएगा, मेरा ओनरशिप भी हो जाएगा और पोजेशन भी मेरा हो जाएगा. फाइन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप. सो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? जो सेलर के पोजेशन में है, ठीक है, उसके पास अभी पड़े हुए हैं, ठीक है. आप जब शॉप पे जाते हो, ये ऐसे इतने सारे सब चीज़ें देखते हो, तो वो सब जो चीज़ें सेलर के शॉप में लगे हुए हैं वो उसके पोजीशन में है, वो उसे इमीडिएटली सेल कर सकता है. तो ये सब जो हुआ वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया. ओके, नाउ उसका मर्केंटाइल एजेंट जो है इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स. तो हम शॉपकीपर ले लें, हमारे बाजू में जो किराने वाले अंकल होते हैं उसको हम ले सकते हैं, ठीक है. उसके पास जो जो गुड्स होते हैं वो उसके पोजीशन में होते हैं और वो उसे इमीडिएटली सेल कर सकता है. नाउ एग्जिस्टिंग गुड्स में उसने क्लासीफाई किया है 3 अलग अलग चीज़ें, लाइक स्पेसिफिक गुड्स, असर्टन गुड्स एंड अनअसर्टन गुड्स, ठीक है. नाउ थोड़ी देर पहले हम गेहूँ का एग्जाम्पल ले रहे थे कि मैं शॉप में गई, अलग अलग 10 टाइप के गेहूँ थे, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है. नाउ आई वेंट टू दी शॉपकीपर. वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्वालिटी देखी, क्वालिटी चेक की हर एक अलग अलग गेहूँ की, ठीक है. क्वालिटी जब मैंने चेक की, अलग अलग चीज़ें थी, इट वॉज अनअसर्टन, अभी तक मैंने फिक्स नहीं किया था. फिर मैंने शॉप में जाने के बाद सर्टन किया कि ओके आई विल परचेज दिस टाइप ऑफ गेहूँ. तो मैंने उसे स्पेसिफाई कर दिया कि आई विल परचेज दिस भोपाल गेहूँ ऑफ 10 kg, ठीक है. दिस इज वॉट कि पहले मैं गई, उसे
पहले असर्टन किया कि मुझे क्या लेना है और क्या लेने में से क्या स्पेसिफिकली लेना है ये मैंने बताया, ठीक है। तुम अलग अलग कैफ़े में जाते हो, भेलपुरी वगैरह के शॉप में हर जगह जाते हो, ठीक है। अभी उसका मेनू कार्ड होता है, ठीक है। वो मेनू तुमने पढ़ा, अभी इसमें वैरायटी रहते हैं, समझो एक कैफ़े में गए उसमें 50-60 चीज़ें हैं, वो 50-60 चीज़ें एक खरीद लेते हो क्या? नहीं। सो यू गो, यू रीड द मेनू कार्ड, उसमें से फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये लेना है, मुझे आज पास्ता खाना है, मुझे आज बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना। सो पास्ता खाना है तो उसमें से कौन सा पास्ता खाना है ये तुम डिसाइड करते हो। सो पहले तुम गए विच वॉज अनसर्टन, जब तुमने मेनू कार्ड देखा, मेनू कार्ड देखने के बाद तुमने एक सिलेक्ट किया पास्ता, सो इट इज़ असर्टन कि तुम पास्ता खाओगे, बट कौन सा पास्ता खाओगे? तो तुमने बोला रेड सॉस पास्ता खाओगे, सो वो स्पेसिफिक हो गया। ओके, भूख लग रही है तो भूल जाओ, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि पहले मेनू कार्ड देखा तब तक अनसर्टन था, मेनू कार्ड में मैंने सिलेक्ट किया कि ये स्पेसिफिक मैं खाने वाली हूँ, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया कि हाँ मुझे रेड सॉस वाला खाना है, सो दिस इज़ व्हाट स्पेसिफिक। सो ये हमने एग्जाम्पल के साथ देखा, अभी हम रीड करते हैं। ओके, नाउ चलो उल्टा ही रीड करते हैं अनसर्टन गुड्स से। When the goods are not separately identified or ascertain at the time of making a contract of sale are known as unascertain goods. When the buyer does not select the goods for him from the lot of goods but are defined or indicated only by a description, we can tell unascertain goods. Okay, so क्या होता है कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, वी कैन से दैट कि अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो अभी मैं जब सिलेक्ट करूँगी तभी देखते हैं उसे क्या बोलते हैं। सो इसका एग्जांपल क्या है? सेल ऑफ 25 चेयर्स फॉर एन ऑफिस आउट ऑफ 200 सच चेयर्स ऑफ सेम डिज़ाइन एंड क्वालिटी, द गुड्स आर अनसर्टन टिल 25 पर्टिकुलर चेयर्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। सो क्या हुआ यहाँ पे? सेल ऑफ 25 चेयर्स फॉर एन ऑफिस आउट ऑफ लॉट ऑफ 200, सो 200 के लॉट में से 25 चेयर्स ऑफिस के लिए चाहिए उसे, सच चेयर्स ऑफ सेम डिज़ाइन एंड क्वालिटी, द गुड्स आर अनसर्टन टिल 25 पर्टिकुलर चेयर्स आर सिलेक्टेड। सो जब तक उसने 25 चेयर्स ऑफिस के लिए चाहिए नहीं बोला तब तक वो अनसर्टन था, ठीक है। व्हेन द रिक्वायर्ड 25 चेयर्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ द लॉट, द गुड्स आर सेड टू बी असर्टन गुड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये एग्जाम्पल से हमारा एग्जाम्पल कैफ़े वाला बेटर था, तो हमने मेनू कार्ड देखा, मेनू कार्ड में देखा कि इतने सारी चीज़ें हैं, तब तक वो अनसर्टन था। जब भी मैंने बोला मुझे पास्ता लेना है वो असर्टन हो गया, फाइन। सो असर्टन गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज पर द टर्म्स डिसाइडेड. So certain goods may be further classified as apportioned goods and unapportioned goods. Even the goods are same, the identity of the goods in packets, lots or otherwise has to be allotted to specific buyer. Goods are normally apportioned by the seller and the buyer agrees. Buyer can himself apportion goods with consent to the seller. However, all goods has to be ascertained and apportioned before transfer of possession. So वहाँ पे मैंने देखा रेड सॉस पास्ता था, वाइट सॉस पास्ता था, पिंक सॉस पास्ता था, उसमें से मैंने क्या बोला? मुझे रेड सॉस चाहिए। सो असर्टन गुड्स, अभी पास्ता इज पास्ता, और वो 4 टाइप का होने तो 10 टाइप का होने तो पास्ता ही है, तो ये हमने असर्टन किया कि मुझे पास्ता लेना है। बट जब मैं स्पेसिफाई करूँगी, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ओके ये डिश खानी है, जब मैं स्पेसिफाई करूँगी तभी वो गुड्स जो हो गया स्पेसिफिक हो जाएगा। सो स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. इट इज़ असेंशियल दैट द गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द अदर गुड्स. सो मैंने क्या किया? नहीं, मुझे यही चीज़ चाहिए. ओके, सो अगर in the case of sale of one table out of 25 table, goods shall be specific if the table is selected before the contract of sale is made. ठीक है. सो उसने क्या बोला कि 25 में से मुझे एक टेबल खरीदना है, तो मुझे कौन सा चाहिए वो मुझे स्पेसिफाई करना है. सो 25 टेबल इट इज़ अनसर्टन. जब मैंने बोला कि ठीक है मुझे ये टेबल लेना है, तो मैंने स्पेसिफाई कर लिया मुझे ये डिज़ाइन का टेबल लेना है. ओके, दिस इज़ व्हाट द एग्जिस्टिंग गुड्स. सो एग्जिस्टिंग गुड्स में कौन से 3 टाइप है? स्पेसिफिक, असर्टन एंड अनअसर्टन. ये तुम्हें तीनों टाइप समझ गए क्या होते हैं. ओके, नाउ सेकेंड हमारा है मेजर में
फ्यूचर गुड्स, अभी फ्यूचर गुड्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं तो हम फिर से रीड करेंगे. इट मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल. ठीक है. सो जैसे मैंने बैग का एग्जांपल दिया था, मैंने 100 बैग्स का ऑर्डर दिया, वो मैन्युफैक्चर करेगा और नेक्स्ट मंथ मुझे उससे मतलब सेल करेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट फ्यूचर गुड. A contract to sell oil not yet pressed from seeds in the possession in the contract for sale for future goods. तो इन्होंने ऑयल का एग्जांपल दिया है जो बनना अभी बाकी है. ठीक है. X agrees to sell to Y all the apples which will be produced in the garden next year. This is an agreement for sale for future goods. हमने मैंगो का एग्जांपल लिया था कि मैंगो जब आज हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, तभी आई विल परचेज इट. ठीक है. तो दिस इज व्हाट फ्यूचर गुड्स, जब होंगे तभी वो देगा मुझे. फाइन. Now, the third one is contingent goods. There are types of future goods, okay? The acquisition of which by the seller depends upon contingency, which may or may not happen. So, तुम्हें अगर याद होगा हमने contingent contract, quasi and contingent contract किया था contract act में. So, contingent मतलब क्या? कुछ तो condition. ठीक है. So, contingency of event. अगर मेरे गुड्स शिप से आ रहे हैं और शिप डूब गई तो मुझे गुड्स मिलेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे. सो इट इज़ कंटिंजेंसी ऑफ इवेंट कि मुझे फ्यूचर डेट पे गुड्स मिलेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर शिप वगैरह नहीं डूबा तो मुझे गुड्स मिल जाएंगे. फाइन. सो देयर आर टाइप्स ऑफ फ्यूचर गुड्स एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन. गुड्स विच माइट बी एक्सपेक्टेड टू कम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ गुड टू अराइव, फ्यूचर क्रॉप और द एग. सो गुड टू अराइव जिसमें हम शिप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो शिप से आ रहा आहे, तो शिप अगर व्यवस्थित माझ्या इथपर्यंत पोहोचली तर मला गुड्स मिळतील का? येस, मला मिळतील. फ्यूचर क्रॉप, अगर हमने कुछ क्रॉप लगा के रखा, अगर बारिश वगैरह नहीं आई तो खेती अच्छी से होगी और आई कैन गेट दैट क्रॉप. ठीक है. जो भी मैंने बोल के रखा है वो मुझे मिल जाएगा. एग्स, अगर एग्स आए प्रॉपर अच्छी से आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, ख़राब नहीं आए, तो इन दैट केस एग ऑब्वियसली जो पोल्ट्री फॉर्म है उनका उतना एग प्रोडक्शन होना भी चाहिए प्रॉपर, तो तभी मुझे मिलेगा. इट डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट. सॉरी, इन सम कंडीशन. सो सच कॉन्ट्रैक्ट गिवन नो राइट ऑफ एक्शन इफ द कंटिंजेंसी डज नॉट हैपन. However, if all goods has to ascertain and apportion before the transfer of possession. ठीक है. सो इस केस में अगर शिप डूब ही गया तो मैं डैमेजेस के लिए अप्लाई करूँ क्या? गुड्स आ ही नहीं सकते ना कि डूब गया तो. सो दैट्स वाई जो भी इवेंट है, कंटिंजेंसी है, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम मतलब क्या कि ये हुआ तो ये होगा. अगर बारिश नहीं पड़ी, ज़ोर से बारिश पड़ी तो मेरा क्रॉप ख़राब हो जाएगा. सो बारिश नहीं पड़ी, अच्छी से क्रॉप आया तो आई विल गिव इट टू यू. सो दिस इज़ द कंडीशन कि बारिश नहीं पड़नी चाहिए और वो क्रॉप अच्छे से उगना चाहिए, तभी आई कैन गिव इट टू यू, अदरवाइज नो. ठीक है. सो दिस इज कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन. ओके. सो दिस इज अबाउट द कंटिंजेंट गुड्स. ठीक है. सो मेजर मोटा मोटी कौन से गुड्स के टाइप्स है? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स. और एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर 3 टाइप है विच इज स्पेसिफिक. हाँ, परफेक्ट. फाइन. इसमें से कुछ नहीं समझा है तो बोल दो. अब ये डॉक्टरिंग करना है हमें, उसके पहले अभी तक जो हमने किया है ना वो रीड कर लो और लेट्स टेक एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं. फाइन. और तुम जो भी है पढ़ भी लो तब तक.
ओके, लेट्स स्टार्ट। कुछ डाउट्स है? फाइन। अभी ये जो डॉक्ट्रिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट-एम्प्टर, ठीक है। अभी हमने लास्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1-2 डॉक्ट्रिन्स देखे थे, हाँ हाँ, परफेक्ट, याद है, गुड। सो अभी हम देख रहे हैं ये चैप्टर में फर्स्ट डॉक्ट्रिन केवेट-एम्प्टर। द टर्म केवेट-एम्प्टर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लेट बायर बी अवेयर। सो अंडरलाइन इट, केवेट-एम्प्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लेट बायर बी अवेयर। सो ये बेसिकली ये बात बोल रहा है, ये डॉक्ट्रिन क्या बोल रहा है कि जब भी परचेस कर रहा है ना बायर, तो बायर को गुड्स देख के लेने हैं, ठीक है। सो बायर गुड्स देख के लेगा, उसका सेलर पे उस पर उसका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बायर को चेक करना है कि गुड्स उसने जो बोले थे वही प्रॉपरली दिए हुए हैं ना। अगर नहीं दिए हैं, उसको बाद में पता चला, तो वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता बाद में जाके, ओके। सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। This principle underlines the concept that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of quality required by him, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉटल है इसकी मैंने कुछ क्वालिटी प्रॉपरली स्पेसिफाई की थी कि मुझे ये क्वालिटी में बॉटल चाहिए, ठीक है। अभी उन्होंने उसका प्लास्टिक, सेलर ने उसका प्लास्टिक चेंज कर दिया। अभी इट इज़ माई ड्यूटी, जब मैं उसे लेने जाऊँ तो इट्स माई ड्यूटी कि आई चेक कि मैंने जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बोला था वही इसमें यूज़ हुआ है क्या, कि कुछ और हुआ है। सो दिस इज़ हुज ड्यूटी, दिस इज़ बायर्स ड्यूटी। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रही, ये केवेट-एम्प्टर बोल रहा है, ठीक है। सो इट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ of sale of goods and implies that the seller is under no obligation to point out the defect in his own goods, ठीक है। सो सेलर जो है वो अपने गुड्स के मतलब जो भी डिफेक्ट्स वगैरह है वो सेलर नहीं बताएगा, ठीक है। सो द बायर मस्ट टेक केयर वाइल परचेसिंग द गुड्स एंड इफ ही मेक्स अ रॉन्ग सिलेक्शन ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व हिज पर्पस। सो तुम बेसिकली देख लो, तुम कोई शॉप में जाते हो, कुछ चीज़ परचेस कर ली, ठीक है। कुछ समझो एक टी मग परचेस कर लिया, लेके गए घर पे, और नेक्स्ट डे तुम्हें पता चलता है अरे इसका तो जो वो कड़ी है समझो तो वो थोड़ा सा कुछ अलग शेप में है या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसमें, कुछ डिफेक्टिव है। तुम लेके गए बायर के पास, तो सेलर के पास। सेलर का पहला आंसर क्या होता है? तुम्हें देख के लेना चाहिए था। सेलर कभी बोलते कि हाँ दे दो मैं चेंज करता हूँ। सेलर का पहला आंसर होता है कि तुम्हें देख के लेना चाहिए था। सो दिस इज़ व्हाट द केवेट-एम्प्टर, ठीक है। सो जो भी डिफेक्टिव है वगैरह ये सेलर नहीं बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे सेलर का कुछ ये नहीं है। ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देख के ले, मतलब कल उसको जो भी क्वालिटी चाहिए, जो भी कुछ उसको स्पेसिफिकेशन चाहिए वो प्रॉपर है कि नहीं, वो बायर जो है वो देख के लेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लेट बायर बी अवेयर। ये उसका जो लाइन है उसका ये मीनिंग निकलता है, ओके। So, however, the doctoring of केवेट-एम्प्टर does not means the buyer must take a chance. It only means that he must take care, ठीक है। So, buyer must take care of while purchasing the goods. However, this rule is not without exception. तो हमने तुम लोग को अभी तक तो पता चला होगा कि हमने जो डॉक्ट्रिन्स देखे उसमें एक्सेप्शन था। मैंने पहले ही बोल दिया है कि जब भी डॉक्ट्रिन्स आते हैं उसके साथ एक्सेप्शंस आते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि एक्सेप्शन के बिना होगी, ओके। सो इसलिए इसमें भी एक्सेप्शन है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस डॉक्ट्रिन हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी अनरीजनेबल टू द बायर। ऑब्वियसली अभी जिसमें बायर ने सिर्फ देख के नहीं लिया इसलिए उसकी पूरी गलती, ऐसे हो गया ना, ये डॉक्ट्रिन वो बात कर रहा है। तो इसलिए क्या बोला है कि इट इज़ अनरीजनेबल, ये बायर के लिए क्या है, ये प्रॉपर नहीं है। बायर के लिए, बायर के साथ क्या हो रहा है, बायर के साथ तो मतलब बायर जो है उसको ही ये किया जा रहा है कि यही रिस्पॉन्सिबल है बाबा, सेलर कुछ नहीं बताएगा। सेलर को अगर दिख रहा है कि वो मग में डिफेक्ट है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर ऑल्सो ना कि टेल हिम कि ये प्रॉब्लम है, या फिर तो अपने शॉप में वो रख ही मत अगर तुझे पता है तो, बट इट इज़ ऑन बायर कि वो देखे सब। सो इट इज़ अनरीजनेबल टू द बायर। Hence, the law in section 16 recognize certain exception to the rule.
तो इस वजह से उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दे के रखे हैं फॉर कैविट एम्प्टर। तो वो क्या है? where buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and relied upon the skill and judgment of the seller and goods are description which it is the course of seller business to supply. There is an implied condition that goods shall be reasonably fit for such purpose. Accordingly, the seller cannot get an immunity on grab of caveat emptor. Okay, so अगर मैं ये सेम एग्जांपल लूँ बॉटल के प्लास्टिक का, मैंने कुछ तो प्लास्टिक का बता के रखा था, ये प्लास्टिक में मुझे बॉटल चाहिए, ठीक है, यही प्लास्टिक का बनना चाहिए बॉटल। अभी मुझे प्लास्टिक के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने सेलर को बोला कि मुझे ये प्रॉपर क्वालिटी वाला प्लास्टिक का बॉटल्स चाहिए, आई वांट 1000 बॉटल्स, ठीक है। नाउ जब मैंने बायर हूँ मैं और मैंने स्पेसिफाई किया है कि मुझे ये क्वालिटी का चाहिए और इट इज़ ऑन योर, मतलब जो सेलर है वो उसमें रोज़ बिजनेस करता है तो उसको पता है कौन सा प्लास्टिक क्या कौन से हाई क्वालिटी का होता है, मुझे कुछ पता नहीं है। इन दिस केस व्हेन आई एम रिलाइंग ऑन हिम, सेलर पे ही मेरा पूरा निर्भर है चीज़ जो 1000 बॉटल्स का, सो इन दैट केस सेलर ये बोल नहीं सकता कि बायर ने देखना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं इस केस में पूरी तरह से उस पर निर्भर हूँ, वो उसके जजमेंट पे, उसको कौन सा हाई क्वालिटी लग रहा है, वो उस स्पेस पे मैं उसको पैसे देने वाली हूँ, राइट। सो इन दैट केस जब सेलर पे मैं निर्भर हूँ, जब सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल, इन दैट केस सेलर ये नहीं बोल सकता कि बायर ने देखना चाहिए था, और ऐसे केस में कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। मतलब कैविट एम्प्टर मतलब क्या कि बायरनी काळजी घ्यायला पाहिजे होती, हे अप्लाई नाही होणार, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे वांट टू से इन फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, implied condition as to saleability where the goods are bought by description from the seller in the goods of that description. So seller ने कुछ तो डिस्क्राइब करके रखा था वो गुड्स के बारे में और बायर ने वो डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि इसमें ये इंक्लूड है, ये चीज़ें हैं, और वो डिस्क्रिप्शन देखने के बाद वो परचेज कर रहा है। तो दैट मीन्स कि वो गुड्स में वही डिस्क्रिप्शन का सब कुछ दिया हुआ है। अभी इन दैट केस जब सेलर ने ही डिस्क्राइब करके रखा है तो उसमें और कुछ सेकेंड थॉट है ही नहीं कि बायरनी काळजी घेतली पाहिजे। इफ इट इज डिस्क्राइब कि ये चीज़ें इसमें है तो इट शुड बी देयर, ठीक है। सो दिस अभी इस केस में भी कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो जो डिस्क्रिप्शन है उस पर उसने भरोसा रखा, वो जो लिखा हुआ था उसमें उसने भरोसा रखा कि हाँ इसमें इतना प्लास्टिक, ये वाला हाई क्वालिटी वाला प्लास्टिक यूज़ किया है, ये उस पर भरोसा रखा और उसने परचेज किया। सो दैट्स वाई इसमें भी कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। थर्ड वन, condition as to wholesomeness in case of food stuff and other goods meant for human consumption, ठीक है। सो जो भी ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ें हैं उसमें भी, अभी मैंने बोला पास्ता वाला एग्जांपल, अभी पास्ता वो बना रहा है, मैंने बोल दिया रेड पास्ता मुझे दो, अभी वो बना रहा है, उसका क्वालिटी कैसा मेंटेन करना है वो सेलर, अभी वो बायर बोलेगा क्या, बायर खाने के बाद बताएगा कि नहीं इसमें को तो मैं बेहोश हो जाऊँगा, ही कांट से दैट। सो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ें आती है तो इट्स सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी भी कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। व्हेन सेलर कमिट्स अ फ्रॉड, अगर सेलर ने फ्रॉड कमिट किया तो उसमें भी सेलर की मतलब इसमें भी कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। एंड वेयर देयर इज़ अ यूसेज ऑफ ट्रेड, इन दैट केस ऑल्सो व्हेन देयर इज़ अ यूसेज ऑफ ट्रेड, उस टाइम पे ऑल्सो कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो दिस आर द एक्सेप्शन। सो कैविट एम्प्टर क्या है, तुम्हारे इसमें मुझे बताओ, कैविट व्हाट इज कैविट एम्प्टर एक्चुअली इज, कैविट एम्प्टर क्या बोला गया है कैविट एम्प्टर में कि इट इज बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट, इट्स व्हाट, बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी तुम परचेज कर रहे हो गुड्स उसमें क्वालिटी जो है या फिर तुमने जो कुछ स्पेसिफिकेशंस बोले थे वो प्रॉपर है कि नहीं। बट फिर ऐसा माना गया कि ये तो सिर्फ बायर पे क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बायर के अगेंस्ट जा रहा है ना ये चीज़, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस लाए। तो ये 5 एक्सेप्शंस में क्या क्या है कि अगर ऑलरेडी बोला गया है कि ये स्पेसिफिक चीज़ें मुझे चाहिए और मैं सेलर पे निर्भर हूँ, इन दैट केस कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो उन केस में
और कैविटेम्टर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद अगर इम्प्लाइड है, कुछ डिस्क्रिप्शन पे मैं जा रही हूँ, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद इफ़ आई एम परचेजिंग इट, इन दैट केस ऑल्सो इट विल नॉट अप्लाई। ठीक है। कंडीशन एज टू होलसम, अगर कुछ ह्यूमन कंजम्पशन के रिलेटेड फूड स्टफ या कुछ है, इन दैट केस ऑल्सो कैविटेम्टर नहीं होगा। सेलर कमिट्स फ्रॉड और यूसेज ऑफ ट्रेड, इन दैट केस ये जो 5 चीज़ें हैं ये एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? कैविटेम्टर। ओके, सो जनरल रूल है लेट द बायर बी अवेयर, और उसमें ये 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। एनी डाउट इन दिस? रीड इट वंस। समझा? कैविटेम्टर ओके, इम्पॉर्टेंट है वो, तो कुछ नहीं समझा तो अब भी पूछ लेना। फाइन। सो इसके बाद 3.2 के पहले हम 3.3 में असेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दिए गए हैं। लाइकवाइज हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड असेंशियल्स पढ़े थे ना, इम्पॉर्टेंट, वैसे ही इसमें है, तो ये हम पहले कंप्लीट करते हैं फिर 3.2 पे जाते हैं। सो असेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? सो व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 चीज़ें होते हैं, एक तो सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल, दैट वी ऑलरेडी लर्न इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। ठीक है। सो एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, contract of sale of goods is a contract whereby seller transfers or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे सेलर एक तो ट्रांसफर करता है या एग्री करता है दैट आई विल ट्रांसफर इन फ्यूचर डेट फॉर सम प्राइस, ओके, फॉर सम कंसिडरेशन दैट वी से। सो प्राइस इज नथिंग बट अ कंसिडरेशन। फाइन। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? तो सबसे पहले इसमें से अगर आप रिलेट करोगे तो बहुत सारे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही आ जाएंगे। एक तो 2 पार्टीज होने चाहिए, दिस इज़ द बेसिक थिंग। सेलर और बायर होगा ना, सिर्फ सेलर बैठेगा और किसको बायर, कोई तो बायर होना चाहिए। सो देयर शुड बी 2 पार्टीज। सो 2 पार्टीज कौन होंगे? वो सेलर एंड बायर। सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट मैटर है, मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स। हमने जो गुड्स पे इतना हमने डिटेल में जिसे गुड्स को देखा, सो एक ही सब्जेक्ट मैटर है, मूवेबल प्रॉपर्टी। फाइन, गुड्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट, दैट इज एब्सोल्यूट ओनरशिप। अगर मैं फ्रॉम माई वॉलेंटरीली अगर मैं किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रही हूँ,
सो दैट मीन्स मैं ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रही हूँ. फाइन. सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैं बोल रही हूँ कि ये बॉटल खरीद लो फॉर 20 रुपीज़, दैट मीन्स जब मैं 20 रुपीज़ ले लूँगी और ये बॉटल सेल कर दूँगी, एट दैट टाइम वो पॉइंट से लेके ये बॉटल मेरी नहीं रहेगी. इट वुड बी इन योर ओनरशिप. फाइन. सो दिस इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. डिलीवरी, इमीडिएट, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी इन फ्यूचर डेट. सो डिलीवरी होनी चाहिए, तो वो कैसे भी डिलीवरी हो. डिलीवरी इमीडिएटली हो. अगर इंस्टॉलमेंट में अगर कुछ थोड़े गुड्स अभी गए, थोड़े गुड्स बाद में गए, थोड़े गुड्स थर्ड मंथ में गए, इट इज़ ओके, बट डिलीवरी होनी चाहिए. डिलीवरी इन फ्यूचर डेट. प्राइस, इट मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स. तो प्राइस होना इज इम्पॉर्टेंट थिंग. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशन दैट यू नो. ठीक है. जो कंटिजेंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, कंटिजेंट वाला जो सेल ऑफ गुड्स का हमने गुड्स देखा, तो कुछ तो कंडीशन के साथ था. तो इट सेल और परचेस किस पे डिपेंड करेगा. अगर बारिश नहीं पड़ी और मेरे क्रॉप अच्छे से ग्रो हुए तो आई विल सेल इट. अगर बारिश नहीं पड़ी, अगर मेरे मैंगोज अच्छी से राइप हुए और अच्छी से बने, तो आई विल सेल इट दिस मच ऑफ क्वांटिटी. ओके. सो दिस इज ऑन सम कंडीशन. ठीक है. और एब्सोल्यूट सेल मतलब क्या, मैंने बैग का ऑर्डर दिया, वो मुझे बैग एक फ्यूचर रेट पे मिला. सो दिस इज एब्सोल्यूट. ओके. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज, हमने बोला पहले ही कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब जगह आएगा. ठीक है. सो इन 6 चीज़ों के अलावा एसेंशियल एलिमेंट जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, वो सब इधर अप्लीकेबल होगा. फाइन. सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अगर तुम सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो उसमें सबसे पहले 2 पार्टीज होने चाहिए. वो 2 पार्टीज कौन होंगे. बायर एंड सेलर. उसमें सब्जेक्ट मैटर एक ही होगा, गुड्स, और मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होगी वो आएगा उसमें. बरोबर. उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, मतलब एक जन से दूसरे जगह पे वो प्रॉपर्टी जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र होंगे. फाइन. डिलीवरी, अब ये डिलीवरी इमीडिएट हो सकती है, इंस्टॉलमेंट किश्तों में हो सकती है, या फिर फ्यूचर डेट पे हो सकती है. तो देन 5th वन इज प्राइस. ठीक है. सो सम कंसिडरेशन पैसे होने चाहिए उसमें. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होगा वो कंडीशनल होगा या फिर एब्सोल्यूट होगा. एंड द लास्ट वन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फाइन. याद रहेगा. इसे एक बार देख लो एंड देन आई विल आस्क यू दिस अगेन. 7 कौन से एसेंशियल है, एसेंशियल एलिमेंट्स है फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. Okay. So tell me what are the essential elements for contract of sale. कौन होंगे वो. हाँ. डिलीवरी कैसे होगा, इमीडिएट हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर डेट. ओके. एंड यस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. हाँ. हाँ. और सब्जेक्ट मैटर क्या होगा इसमें, गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है. यस. और क्या छूट गया. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. ठीक है. सो एक तो कंडीशनल हो सकता है सेल, या फिर एब्सोल्यूट हो सकता है. ओके. अंडरस्टूड. सो इसलिए हमने पहले अभी हमने डेफिनेशंस देख लिए. डेफिनेशन के बाद हमने गुड्स के टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ गुड्स देख लिए. एक डॉक्ट्रिन ले लिया कैविटेम्प्टर. तो उसके बाद हमने इसलिए ये टॉपिक जो है छोटा सा जो एसेंशियल पार्ट्स के बारे में कवर करता है वो देखा. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. सो दिस ऑल आर कनेक्टेड. अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोजीशन, ओनरशिप इसके बारे में बात किया था.
अभी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे उन्होंने एक चैप्टर दिया है छोटा सा, ठीक है। सो दिस इज लाइक जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बहुत वास्ट था ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इतना थोड़ा कॉम्पैक्ट है। सो यू हैव मेनी थिंग्स, रिलेटेड तो है ही, रिलेटेड तो हर एक एक्ट में होता है, बट रिलेटेड है और छोटा, मतलब ज़्यादा आपको उसमें कुछ ये नहीं करना। सो ये फटाफट और अंडरस्टैंडिंग, मतलब जैसे आप कनेक्शन में पढ़ोगे ना, जैसे थोड़ी देर पहले हमने पोजीशन और ओनरशिप के बारे में पढ़ा, सो अभी नाउ यू आर स्टार्टिंग विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये सब चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, उसे हम डिटेल में अभी और देख रहे हैं। फाइन। सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से आपको क्या समझ रहा है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? So transfer of ownership is exactly what? हाँ, correct. So basically I am handing over the property, तो उसके साथ ओनर भी चेंज होगा। कल से मैं नहीं बोल सकती, अभी नाउ यू आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ कार। सो अभी मैंने कार अगर सेकेंड हैंड सेल कर दी, तो आज से यू विल बी द ओनर ऑफ दैट कार, ठीक है। जिस टाइम पे मैंने सेल किया, जिस टाइम पे मैंने तुमसे पैसे ले लिए, उस टाइम से वो कार का ओनर जो है वो यू विल बिकम द ओनर ऑफ दैट कार। सो मेरी ओनरशिप खत्म हो जाएगी। फाइन। सो दिस इज व्हाट द ट्रांसफर ऑफ ओनर, दिस इज परफेक्टली राइट। अभी हमारे बुक में क्या दिया है हम देखते हैं, ठीक है। So, a sale is defined as a transfer of ownership of the goods from the seller to the buyer for price. Correct? So, transfer of ownership क्या है? It is a sale. For what? For a price. Therefore, what is important in the transaction of sale is the transfer of ownership. सिर्फ possession important है क्या? नहीं, उसके साथ ownership transfer होना भी important है. So, it is essential to determine the exact point of time at which the property of the goods is transferred in favor of the buyer, ठीक है। सो एग्जैक्टली अभी फ्यूचर डेट में अगर हो रहा है ट्रांजैक्शन, जैसे हमने बैग का एग्जांपल है, मैंने 5 अप्रैल को बोला डिलीवरी चाहिए, तो जिस दिन जिस दिन मुझे वो 100 बैग्स मिलेंगे, उस दिन आई विल बी द ओनर ऑफ दैट बैग्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन सम फ्यूचर डेट। फाइन। सो जिस दिन पे वो होने वाला है, वो दिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो दिन डिटरमाइन करेगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। नाउ द टर्म प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर सो एज टू कंस्टिट्यूट द बायर द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। सो ये कैसे होगा कि जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन वो ओनर बनेगा, ठीक है। तो बायर जो है वो गुड्स का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। When the ownership of the goods is transferred to the buyer, he becomes the real owner of the goods and seller cease to be the owner from that point of time. Perfectly okay. This ultimately determines the various rights and liabilities of the buyer and seller in the respect of the goods sold. सो सेक्शन 18 से लेके 25 तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डिटरमाइन वेयर द प्रॉपर्टी पास फ्रॉम सेलर टू द बायर। सो जब एक प्रॉपर्टी दूसरे के पास जाता है, उस टाइम पे ओनरशिप चेंज होता है, सेलर से बायर के पास ओनरशिप जाता है, तो उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में अभी जब फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, तो इन दैट केस हमने जो एग्रीमेंट टू सेल में देखा ना डिस्टिंग्विश बिटवीन में, तो तभी राइट्स और लाइबिलिटीज कैसे डिफर करते हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सो passing of property, the primary rule for ascertaining where the property in good passes from seller to the buyer may be summarized as follows. तो goods must be ascertain. अभी हमने थोड़ी देर पहले ascertain, unascertain, specific goods के बारे में बात की। So as per section 18 in contract for sale of unascertain goods, the property in goods does not pass to the buyer unless the goods are ascertain. तो जब तक मैंने यही असर्टन नहीं किया कि मुझे क्या खरीदना है, तब तक मैं गुड्स ट्रांसफ़र कर सकती हूँ क्या? ऑब्वियसली नहीं। सेलर गुड्स ट्रांसफ़र कर सकता है क्या? नहीं। इफ आई एम द बायर एंड यू आर द सेलर, नाउ अगर मैंने बोला ही नहीं कि मुझे ये स्पेसिफिक पेंसिल चाहिए, तो कैन यू ट्रांसफ़र दैट पेंसिल टू मी? नहीं। मैं एक शॉप में जाके खड़ी हो गई, मुझे कुछ तो खरीदना है, आई एम लुकिंग आफ्टर एवरीवेयर, आई एम नॉट डिसाइडिंग एट एनीथिंग, तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुमसे क्या परचेस करूँगी? करेक्ट। सो गुड्स असर्टन होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे हो तो। सो एग्जाम्पल, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बी
was entitled to cut teak trees of more than 12-inch girth. The stump of the tree after cutting had to be 3-inch high. It was held that property in timber that was cut could pass to B when the trees were felled. Till the trees were felled, they were not ascertain. ठीक है, so यहाँ पे क्या हुआ कि बी और इसका जो बी कॉन्ट्रैक्ट बी जो था वॉज एंटाइटल्ड टू कट ट्री फॉर मोर देन 12 इंच. तो ट्री का जो लेंथ है उसमें से 12 इंच उसको कट करना था और स्टम्प ऑफ द ट्रीज आफ्टर कटिंग हैड टू बी 3 इंच. तो उसके बाद 3 इंच का वो झाड़ जो है वो रहने वाला था. इट वॉज हेल्ड दैट प्रॉपर्टी इन द टिम्बर दैट वॉज कट कुड पास टू बी. तो जो भी कट होने के बाद जो टिम्बर निकलेगा वो किसको दिया जाएगा, बी को दिया जाएगा. व्हेन द ट्री वर फेल्ड टिल द ट्रीज वर फेल्ड दे वर नॉट असर्टन. तो जब वो झाड़ गिरा उसके बाद उसका टिम्बर का क्वांटिटी कितना है क्या है वो डिसाइड होगा. तो तभी जाके वो असर्टन होगा कि उसे टिम्बर कितना पास होगा. फाइन. सो इवन दिस एग्जाम्पल एंड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि ये पेंसिल, मैंने जब शॉपकीपर को जाके बोला कि मुझे ये पेंसिल चाहिए, सो दैट टाइम आई असर्टन द गुड कि ये हाँ ये मुझे चीज़ चाहिए. फाइन. दिस इज व्हाट वी से. नाउ intention of the parties for such transfer as per section 19 Okay, so goods must be ascertained. This is the one thing. Then intention of the parties for such transfer. As per section 19 subsection 2, in contract for sale of specific or ascertain goods, the property of them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to transfer. The intention of the parties ascertain from the term of the contract, the conduct of the parties and circumstances of the case. When intention of the parties cannot be ascertained, rules contained in 20 to 24 are required to be applied for ascertaining the time of the transfer which are discussed here under. ठीक है. So intention of the party for such transfer. अगर मैंने बोला कि मुझे बैग्स 5 अप्रैल को देना, सो माई इंटेंशन क्या है, मुझे डिलीवरी किस दिन पे मिलनी चाहिए, 5 अप्रैल को. तो दैट वुड बी द डे जहाँ जब भी मुझे ट्रांसफ़र व्हाट आई कैन से बेटर कि तभी मेरी ओनरशिप जो है वो मेरे पास आएगी वो गुड्स की. ठीक है. सो दिस इज़ माई इंटेंशन कि मुझे इस दिन पे वो प्रॉपर्टी वो बैग्स चाहिए. फाइन. और उसी दिन पे सेलर मुझे सेल करेगा वो प्रॉपर्टी जो भी बैग्स है. तो इट इज़ इंटेंशन ऑफ द पार्टी जो डिसाइड करेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कब होने वाला है. ठीक है. नाउ स्पेसिफिक गुड्स. Specific goods in deliverable state. So, in an unconditional contract for sale of specific goods in deliverable state, the property in goods passes to the buyer when the contract is made. ठीक है. जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन दी नहीं है, एट दैट टाइम प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर मैं बोलूँ ये टेक दिस बॉटल एंड गिव मी 20 रुपीज़, सो ये इमीजिएटली हो गया, तभी बॉटल दे दी. and it is immaterial whether time of payment of the price or the time of delivery of the goods are both is postponed. Goods are said to be deliverable state when they are in such state that buyer would under the contract is bound to take the delivery thereof. Now, what is the example given? X selected some party wears in retail showroom. He agreed to take the delivery next day, agreed to pay next week. The party wares are delivered
are destroyed by the fire that took place same day, the property and goods have passed on to the buyer and he is liable to pay for it whether delivery is taken or not. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ कि वो शोरूम में गया, उसने बोला कि ये मुझे चीज़ चाहिए, वॉट एवर द थिंग इज, इसकी डिलीवरी मैं कल लूँगा और आपको पेमेंट नेक्स्ट वीक करूँगा, ठीक है. अभी सेम डे अभी वो चीज़ सेल हो गई. पता है उसमें कभी कभी ऐसा लिखा था सेल आउट, समटाइम्स इट इज़ रिटर्न कि सेल आउट है, सोल्ड, ठीक है. सो वहाँ पे क्या हो गया, अभी इसने परचेस कर लिया, इसने बोला मैं कल डिलीवरी लूँगा और आई विल पे यू इन नेक्स्ट वीक. अभी उस दिन वो शोरूम में आग लग गई और वो सब डिस्ट्रॉय हो गया. इन दिस केस बिकॉज बायर ने वो चीज़ परचेस कर ली है, इस वजह से उसके जो अमाउंट है उसको पे करनी पड़ेगी. करेक्ट. सो व्हाट डज इट मीन कि स्पेसिफिक गुड्स की डिलीवरी स्टेट कब होगी. सो इट इज़ इररिस्पेक्टिव कि मैं अभी डिलीवर कर रही हूँ, मैं 2 हफ्ते बाद पैसे दे रही हूँ, इट इज़ इररिस्पेक्टिव. अगर एक बार आपने खरीदारी कर ली तो यू आर लायबल फॉर इट. ओके. देन specific goods to be put into a deliverable state, where there is a contract for sale of specific goods and the seller is bound to do something about to the goods for purpose of putting them into deliverable state. So जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ये बॉटल का ऑर्डर दिया था और मैंने बोला कि ये वाली बॉटल मुझे यही ऐसे ही डिज़ाइन में चाहिए, बट मुझे हायर क्वालिटी ऑफ क्या चाहिए, प्लास्टिक, ठीक है. अभी इसको बनाना पड़ेगा उसको, तो अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में है क्या, नहीं, इट इज़ इन नॉट डिलीवरेबल स्टेट. अगर मैं यही उठा के लेती तो इट इज़ इन डिलीवरेबल स्टेट. अगर मैंने वो स्पेसिफाई किया कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे हाई क्वालिटी प्लास्टिक चाहिए, तो वो जो सेलर है उसको वो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, या फिर अगर ट्रेडिंग वाला सेलर है तो उसे ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई मुझे इतना इतना बॉटल्स दे ये क्वालिटी का, ठीक है. सो ऐसे चीज़ में वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है. Okay, so where there is a contract for sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into deliverable state, the property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof. ठीक है. so जब तक वो चीज़ बनेगी नहीं तब तक वो ट्रांसफ़र होगी क्या, प्रॉपर्टी नहीं होगी. so there was a contract for sale of timber from oak trees. The buyer marked out the select parts of tree. As per trade practice, the seller was required to remove and rejected portion from the trees. But before he could do so, अभी क्या हुआ कि oak trees से मुझे timber चाहिए, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट था. अभी बायर ने मार्क किया था कि सिलेक्टेड, कि इतना ही पार्ट मुझे, अभी ये ट्री है तो इसमें से ये वाला पार्ट जो है ना उतना, उसमें जो टिम्बर निकलेगा वो मुझे चाहिए, ठीक है. नाउ अभी उसके लिए वो पार्ट के लिए मुझे आजू बाजू का जो झाड़ है वो कट वगैरह करना पड़ेगा, वो सब करना ही पड़ेगा ना. कटिंग करने के बाद जो मैंने पार्ट बोला है उस पार्ट का मुझे मिलेगा. नाउ सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ द ट्री. As per trade practice, the seller was required to remove the rejected portion from the tree. So जो पार्ट बायर ने बोला है कि ये मुझे नहीं चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, उसे कट डाउन करना पड़ेगा, रिजेक्ट निकाल देना पड़ेगा. So but before he could do so, he was declared bankrupt. अभी सेलर हो गया bankrupt, insolvent हो गया. So it was held that property in the goods has not passed on to the buyer, so he cannot take away the timber until the seller has served the rejected portion. The goods cannot be said to be in a deliverable condition to enable transfer of property unless otherwise agreed. Delivered to buyer's premise is not to be made by the seller. So in this case, goods are supposed to be sold as is where is, ठीक है. So in this case क्या हुआ कि वो कट डाउन हुआ नहीं है, जो ये है सेलर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, बट बिफोर द गुड सो ही वॉज डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट, ठीक है. सो इन दैट केस बिकॉज इट इज़ इन नॉट डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है, सो ये जो पोजीशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा. सो देर आर 2 थिंग्स. एक तो डिलीवरेबल स्टेट में वो चीज़ है, अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो बायर इज़ रिस्पॉन्सिबल, बायर को पे करना पड़ेगा. अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, सेलर को उस पर कुछ काम करना है और उसके बाद वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा. इन दैट केस जब भी वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा तभी वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र होगा. इन दैट टाइम तभी वो बायर की लाइबिलिटी बनेगी, तब तक नहीं बनेगी. फाइन. सो दिस इज द थिंग. नाउ द थर्ड वन इज ओके.
हम आज असर्टन वाला ही पार्ट करते हैं, ज़्यादा जम्बलिंग अप नहीं करना एक ही लेक्चर में. ओके, सो ये थर्ड पार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन विल वाइंड अप द लेक्चर. फाइन. ओके, सो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट where the seller has to do something thereto in order to a certain price. Now what it is? So if there is a contract for sale of specific goods in deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure, test or to do some other act or thing which reference to the goods for purpose of ascertaining the price, the property does not pass until such act or thing is done. ठीक है. So गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है. थर्ड केस क्या है? एक हमने केस देखा जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है. ठीक है. डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है तुम्हें समझा कि इमीडिएटली रेडी टू गो, मैंने रख दिया और लेके गई, दिस इज डिलीवरेबल स्टेट. डिलीवरेबल स्टेट में अभी कुछ काम करने के बाद होगा, तो दैट इज कि अभी तक सेलर को कुछ इस पर काम करना है, तभी वो डिलीवरेबल स्टेट में जाएगा. एंड थर्ड वन इज कि येस इट इज इन डिलीवरेबल स्टेट, बट उसके लिए क्या करना है, उसको कुछ मेजर करना है, वजन वगैरे करून द्यायचं आहे, काय करायचं आहे, त्याच्यासाठी ते थांबलं आहे. ओके, सो इट स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट वेयर द सेलर हैज़ टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अ सर्टन प्राइस. सो जब वो मेजर करेगा, अभी मैंने 10 किलो गेहूँ जब मांगा भोपाल वाला, सो एट दैट टाइम उसे वो 10 किलो वज़न करना, अगर उसके पास नहीं होगा वो ऐसा पूरा क्विंटल जो भी है, उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा, वज़न करके मुझे 10 kgs देना पड़ेगा. सो दैट इज़ वन थिंग ही हैव टू डू टू अ सर्टन. जब वो 10 किलो बाहर निकालेगा तभी उसका प्राइसिंग जो निकलेगा वो आई हैव टू पे. ओके, सो if there is a contract for sale of specific goods in deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure, test or to do something other act or thing with reference to the goods for purpose of ascertaining the price, the property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. ठीक है. सो वो प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक वो चीज़, वो मेजरमेंट वो किया नहीं जाता और बायर के सामने बायर को नोटिस नहीं होता कि ओके ये किया गया है, नाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड. सो ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट to sell 200 books to Q. The books are stored in racks and P has to select the tiles and separate them before they can be delivered. If there is a fire and books are destroyed, the loss will be A's and ownership is yet to be transferred. Okay, so A makes a contract to sell books to Q. ठीक है. तो जब तक वो चीज़ें हो नहीं जाती जो भी रिक्वायर्ड है, तब तक सेलर लायबल होगा बिकॉज इट इज़ येट टू बी डन. ओके, अनसर्टन गुड्स हम कल देखेंगे. अभी एक क्विक रिवीजन लेते हैं अबाउट दिस. तो हमने क्या देखा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्या है, तुम लोग ने समझा व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. नाउ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. सो जब भी तुम्हारे पास ऐसे गुड्स है जो तुम असर्टन कर चुके हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है. सो व्हेन इट इज़ असर्टन, तो एट दैट टाइम जब असर्टन गुड्स है तो यहाँ पे क्या बोला, द प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल इट इज़ असर्टन. तो जब भी मैंने बोला ये चीज़ चाहिए तभी वो बायर को पास हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट. देन इंटेंशन ऑफ द पार्टी. इंटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ में क्या बोला है कि अगर मैंने स्पेसिफाई किया है कि ये समय सो एंड सो डेट में मुझे डिलीवरी चाहिए, तो उस डेट में मुझे मिलेगा, दैट इज़ माई इंटेंशन, ये डेट में मुझे चाहिए. फाइन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्पेसिफिक गुड्स, और उसमें उन्होंने दिया है कि एक तो डिलीवरेबल स्टेट में है, एक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उस पर कुछ काम करना है. और एंड थर्ड वन इज़ डिलीवरेबल स्टेट में है बट उसमें से कुछ मेजरमेंट, कुछ चीज़ें बाकी है, कुछ मेजर करना है, कुछ अलग करना है, उसके बाद वो डिलीवर हो सकता है. ठीक है. सो दिस 3 कंडीशन. जब भी वो डिलीवरेबल स्टेट में है तभी किसकी लाइबिलिटी बनती है, बायर की. तो कुछ हो गया अगर गुड्स को, तो कौन लाइबल है, बायर. अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, लाइक गुड्स के ऊपर कुछ कामकाज करना है, उसके बाद ही वो डिलीवर हो सकता है, उस टाइम पे सेलर विल बी, बिकॉज उसकी ओनरशिप अभी तक ट्रांसफ़र हुई नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा
कि द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज़ अ नोटिस देयर ऑफ। सो जब तक ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट सेकेंड वाले में क्या हुआ है कि उसको उस चीज़ पे काम करना है, और थर्ड वाले में इट इज़ इन डिलीवरेबल बट उसको मेजर करना है या कुछ करना है। ओके, नाउ एक ये थोड़ा सा ऐसा 3-4 ऐसे कन्फ्यूजिंग पार्ट्स है, सो उसे रीड करो और मुझे बोलो कुछ अगर डाउट्स है तो हम अब भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, कुछ डाउट्स है? अभी आज घर पे जाके पढ़ो, कल कुछ आया तो कल बताना, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये अर्न अ सर्टन गुड्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। Okay, let's find out.
फाईन. शैला काय डाऊट्स आहेत का? ओके, वाचून या, मग नेक्स्ट लेक्चर जर काही असेल ना तर मग सांगा. फाईन. ओके, हां, चलो लेट्स वाइंड अप. चलो बाय.